किश्तवाड़ में कुछ लोग जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बेचने के बाद औपचारिकताएं पूरी न होने से परेशान हैं, लोगों ने इसके लिए किश्तवाड़ तहसील कार्यालय की खराब प्रक्रिया और प्रदर्शन का कारण बताया। कुछ लोगों की एप्लीकेशन को तहसीलदार किश्तवाड़ द्वारा वापस कर दिए जाने के बाद किश्तवाड़ तहसील कार्यालय के बाहर मीडिया से बात करते हुए लोगों ने कहा कि जो जमीन बेची गई थी उसके ऑनरशिप ट्रांसफर के लिए लोग परेशान हैं। मसावी, लट्ठा और फील्ड बुक आदि जैसे रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण तहसीलदार किश्तवाड़ द्वारा आवेदनों को वापस कर दिया गया है, जो लोगों की गलती नहीं है। एक महिला ने आरोप लगाया कि पहले तहसीलदार ने उनकी फाइल पास कर दी थी, लेकिन मौजूदा तहसीलदार इसे पास नहीं कर रहे। मेरी फाइल इसलिए भेजी कि नाम की वजह से पहले ACR दफ्तर से 28 नवंबर को फीस भरी, आज तक मेरी फाइल पहले जो तहसीलदार थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था। ये जो नए तहसीलदार आएंगे उसको चैलेंज करते हैं। अब आप बताइए हम इसको करेंगे क्या उसको करें, फॉलो किसको करें हम? आपने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया था बनाने? ये मतलब मैंने जमीन खरीद सेल डेट की फाइल दी थी। अब उसमें एक कंटेंट लगता है, इस कंटेंट को ये चैलेंज करते हैं। पहले तहसीलदार साहब ने एक्सेप्ट किया है, वो ओके करके हुआ है। अब क्या मामला हुआ? मामला यही है, बोलते चैलेंज करते वो लगेगा ही नहीं, करते ही नहीं आगे। आप कब से यहाँ चक्कर काट रहे हैं? चक्कर काट रही हूँ मैं, 1.5 महीने से काट रही हूँ यहाँ पे तहसील की। तहसीलदार साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में? तहसीलदार साहब कह रहे हैं होगा ही नहीं, आप लाओ दूसरा। तो भाई मजदूरदार है जो शख्स जिस शख्स से हमने जमीन खरीदी है वहाँ कंजेंट जिनके नाम पे, वो बंदा है मजदूरदार। वो कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, कैसे अपने बच्चों को खिलाएंगे? कोई की दफ्तरों के पीछे चलेंगे? मैं तो चल रही हूँ ना, मैं भी खुद मजदूरी करती हूँ, मेरा घर वाला रेडी लगाता है। तो ये बंदा बैठ के चेयर पे यहाँ पे बोलता है लाओ, चैलेंज करता है। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं बोनास्थान में रहती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब आप कब से यहाँ आ रहे हो? मैं यहाँ आ रही हूँ, मैं 28 नवंबर से लेकर आज तक मैं चल रही हूँ यहाँ। तहसीलदार साहब ने लास्ट फाइनली क्या कहा आपसे? फाइनली कहा कंजेंट आप लाओ, उन बंदों को लाओ वगैरह वगैरह। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है और इतने मेरे पास खर्चात नहीं है और वो बंदे नहीं आ सकते हैं। पहले जब एक्सेप्ट किया मुनीफ साहब ने, पहले जब आपने फाइल की तो उसमें सारा कुछ डॉक्यूमेंट है। तो आखिर मामला क्या बना? मामला ये फिर बोल रहे हैं कि आप फर्द की डेट चली गई है तो ये कंजेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो वो फॉलो करना है। पहले जो तहसीलदार थे उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो वो गलत है कि ये गलत है? बस मैं यही गुजारिश है, मैं चाहती हूँ मेरा होना चाहिए और आम जनता जो ऐसे मेरे जैसे गरीब हैं जो मजदूरी करके जो करते हैं उनके लिए अच्छा होना चाहिए। तो ये जो तहसीलदार है, बस इतनी गुजारिश है मेरे वहाँ। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे पहुँचे। आज मैं ये खुल के कहना चाहूँगा, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील ऑफिस किश्तवाड़ के सामने और बड़ी दुख के साथ ये चीज़ कहनी पड़ती है कि जब से यहाँ पे जो नए तहसीलदार साहब आए हैं तब से लेकर अभी तक की अगर बात करें, यहाँ की जनता, किश्तवाड़ की आवाम जिस तरीके से रोना रो रही है, इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार किश्तवाड़ है। मैं आपको खुल के ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब से उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन संभाला है तब से लेकर अभी तक अगर आप ग्राउंड लेवल की बात करें तो हर एक गरीब बंदा जो है अंदर जाने से कतराता है, ऑफिस में जाने से उसको डर लगता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों आम इंसान दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश क्यों नहीं करता है? इसके पीछे वजह क्या है? कौन ऐसा ऑफिसर बैठा है अंदर जो थट करता है आम इंसान को? बात करने से कतराते हैं। अभी मैं अंदर गया और बात करने से रोका गया, 10 बार मेरी फाइल रिजेक्ट की। और मैं जानना चाहता हूं क्या मेरा ये हक नहीं है कि अगर मेरी फाइल रिजेक्ट की जाती है तो मैं अगर ऑफिसर को ये पूछने जाता हूं कि मेरी फाइल जो है क्यों वापस की जाती है तो मुझे रोका जा रहा है। सिर्फ यहाँ मेरी बात नहीं है, वसीम भट्ट की बात नहीं है, मेरे साथ साथ पूरे किश्तवाड़ की आवाम, मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, ऐसी पब्लिक है जो बार बार मुझे भी फ़ोन कॉल से और यह कहा कि जब से ये तहसीलदार यहाँ पे आए हैं तब से लेकर अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सर्विसेज हैं और वो सारी सर्विसेज डिफंक्ट हो चुकी है। डीसी साहब से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये कौन से ऐसे तहसीलदार हैं जो कस्टमर को अंदर जाने से रोकते हैं, अंदर बात करने की जो है जरूरत कोई नहीं करता है। आखिरकार ये वजह क्या है? आज ये साबित कर दिया हमारे तहसीलदार साहब ने कि ये अफसरशाही है, ये तानाशाही है। आज तक सिर्फ हम बोलते थे, लेकिन आज ये साबित हो गया कि तहसीलदार किश्तवाड़ बात करने से रोकते हैं। इस मसले को लेकर जब तहसीलदार किश्तवाड़ से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि की ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स यहाँ के भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। बात यह है कि 2011 का हमारा सर्कुलर जेके गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने फर्द काटने हैं लट्ठे से, मसावी से या फील्ड बुक से, ना ही दस्ती खाके से। और इसमें सब रजिस्ट्रार साहिबान को भी ये हिदायत है कि आपने दस्ती खाके में फर्द कभी आएगा उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, जो कि एक तरीके से हमारा इलीगल कोर्स है। तो लट्ठे मसावी की जो बात चल रही है, लट्ठे मसावी हमारे पास अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास फील्ड बुक है।
27 में से हमारे पास 22 या 23 गांव है जहां पे हमारे पास फील्ड बुक है और वहां से हम पूरा फील्ड बुक से उसका नक्शा बना के पूरे फर्द काट रहे हैं और आज तक कटे भी हैं। बाकी बची बात 3 या 4 गांव की जहां हमारे पास फील्ड बुक में बुक तो है लेकिन वो कम है, जैसे आधी है या अधूरी है। उसमें हमने कोशिश करके पुराने जितने हमारे पास रट्टा मसाले की पेजेस थे उससे हमने 70% से लेकर 80% तक रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है और आने वाले 2 या 1 महीने में हम बाकी भी रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो जब एक बार लट्ठा मसाले रिकंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी जिसमें लोगों की सिर्फ फर्द को लेके नहीं, निशानदेही को लेके, इंतकाल को लेके, लोगों के आपसी जो झगड़े होते हैं उसको लेके, लैंड एक्विजिशन को लेके, सब में लोगों को ही फायदा होगा और कोई फर्क बंद नहीं है, कोई फर्क किसी लट्ठे मसाले के लिए वापस नहीं आता है। सिर्फ लोगों से बाकी इसी रिक्वेस्ट है कि आप हमें साथ दें और जो लोगों में मिसकंसेप्शन जो प्रॉपर्टी डीलर या कोई लैंड माफिया के लोग जो फैला रहे हैं वो सिर्फ अपने उसके फायदे के लिए वो फैला रहे हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि हमने किसी का फर्क सिर्फ लट्ठा मसाले के लिए वापस किया। सर इस वक्त अगर मसावी या लट्ठा या फील्ड बुक अवेलेबल नहीं है और वो तो डिपार्टमेंट ने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करने हैं और अगर वो इस वक्त तैयार नहीं है, लोग सफर कर रहे हैं तो इसका क्या सोल्यूशन है? लोगों को वेट करना है, क्या करना है? तब तक लोगों को काफी सारे डॉक्यूमेंट्स में इन चीजों की जरूरत पड़ती है तो एट द एंड ऑफ द डे लोग ही सफर कर रहे हैं। तो सर इसका क्या सोल्यूशन है? लास्ट के 2 महीने में जब से मैं आया हूँ 70 से 80% अगर रिकंस्ट्रक्शन हो गई है, 80% अगर हो गई है तो अगले 1 महीने में बाकी 20% भी हो जाएगी। थोड़ा तो फिर लोगों को भी करना पड़ेगा हमारे साथ। 1 महीने के अगर 15-20 दिन हम मांगते भी हैं इसमें ठीक करने के लिए पूरा बन जाए। देखिए आपकी जमीन और किसी और की जमीन हम फर्ज काट देते हैं किसी एक की जमीन का बिना लट्ठा मसाले के। कैसे आपका क्या पता कल को वहां पर किसी और की पोजीशन हो, आपके बीच में डिस्प्यूट है ना, डिस्प्यूट तो नहीं होना चाहिए कहीं, वो थर्ड पार्टी को डिस्प्यूट होगा कल को आगे। तो लोगों के बीच के पीछे डिस्प्यूट्स ना हो, कोई लैंड की एलिमिनेशन की भी ऐसी कोई दिक्कत ना हो, उसमें लोकल को आने वाली लोगों जनता को दिक्कत हो। अगर 15-20 दिन के लिए लोगों को अपनी लाइफ टाइम के लिए पूरी वारंटी मिल जाएगी पेपर्स को लेकर तो ज्यादा बेटर है। सर प्रॉपर्टी डीलर्स या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो तहसीलदार साहब हैं वो हमें ये कहते हैं कि आप लोग ला पढ़ के आइए इसके मुतालिक और लोग अवेयर नहीं है कि अगर लैंड ट्रांसफर करनी है या कुछ इसमें कौन सी सेक्शन डील करती है और उसमें क्या बताया गया है कि क्या प्रोसेस है। एक आवाम तो जो गरीब आवाम है वो तो कानूनी पढ़ सकता है, प्रोसीजर क्या है सर, लीगल प्रोसीजर क्या है? लोगों को प्रोसीजर समझाना हमारा काम है। अगर हम किसी को समझाते हैं, आप बात कर रहे हैं जिसके बारे में जो अभी इसके बारे में इशू हुआ था, अगर वो उनको समझाया गया है कि वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड कर रहे हैं और उनको सेक्शन 133 लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ाया भी गया और दिखाया भी गया, वो यहाँ से साथ में मतलब वकील साहिबान को भी लेके आया था, उनको भी बताया गया, उनको समझ नहीं है वकील साहिबान को लेके आया, वकील साहिबान को दिखाया गया। तो अगर कानून पढ़ाना समझाना हमारे काम है उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन समझना तो उनका काम है। अगर हम समझा रहे हैं, एक बार नहीं समझा, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार फिर से हमारे पास आ रहे हैं। अब कानून के बाहर जाना हमारा हाथ भी नहीं ना, कानून के दायरे से बाहर जाना ना वो जा सकते हैं ना हम जा सकते हैं, वो कोई भी नहीं जा सकता। अगर फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट ने उसको प्रोहिबिट किया है और उसको करने के लिए प्रॉपर रूल्स बनाए हैं, तो उन रूल्स के तहत वो अगर जाएंगे अगर तो वैसे बनाएंगे वो। अगर वो चाहेंगे कि हम रूल्स को बाईपास करें, लॉज को बाईपास करें, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। सर एक और लेडी बाहर खड़ी थी जो मीडिया से बात कर रही थी, जो हमने इंटरव्यू में हमने उनसे पूछा कि जो पहले तहसीलदार साहब है उसने हमारी फाइल जो है वो सबमिट की थी। जब से आपने यहाँ कुर्सी संभाली उसके बाद आपने जो उन डॉक्यूमेंट्स को देखा आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्हें बोला कि नहीं जो नए तहसीलदार साहब ने रिजेक्ट किया, जो पुराने तहसीलदार साहब ने एक्सेप्ट किया था जी। तो कंजेट फार्म का कह रहे हैं सर, उसमें उनका फर्क कटा, पुराने तहसीलदार ने फर्क काटा था, आई थिंक जब भी काटा था मुझे डेट याद नहीं, लेकिन वो फर्द भी वहां से वापस रजिस्ट्री नहीं है उसका। अगर अब वो मैम से पूछते हैं कि मैम रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई, तो वो कहते हैं कि उन्होंने आपके पास भेज दिया, तो वो हमारी रजिस्ट्री करना हमारा काम नहीं है। अगर वापस जब फर्द अप्लाई कर रहे हैं तो पहले 2 बात है, पहली बात फर्द की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। अगर वो वैलिडिटी के अंदर वापस अप्लाई करेंगे, मैं वापस फर्द उनको इशू कर दूंगा, तो वो एक ही फर्द को 2 जगह यूज करेंगे और 2 बार उसकी सेल हो जाएगी, तो वो मेरी डबल सेल हो जाएगी। पहली बात तो वैलिडिटी के बाद अप्लाई करेंगे, दूसरी बात कंसेंट ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे, वो उनकी कंसेंट ऑफ क्वेश्चंस कम, पूरे कंसेंट लेके आएंगे तभी होगा ना। कोई शहर कंसेंट नहीं देंगे, ये रूल मेरा नहीं है, ये रूल सरकार ने बनाया और कंसेंट लाएंगे बिल्कुल फर्द होकर। हम कर भी रहे हैं, बहुत लोगों ने किए। अब देखिए कानून सबसे ऊपर है, आप भी कानून के दायरे में, मैं भी कानून के दायरे में, कितने बड़ा से बड़ा अफसर, बड़े से बड़ा छोटे छोटे सब एक ही कानून के दायरे में आते हैं। कल को मैं भी जब फर्ज करवाने अपना कहीं जाऊंगा तो मुझे भी वो कानून फॉलो करना है, कानून से ऊपर कोई नहीं है ना। अगर लोगों को समझ नहीं आ रही, यहां तक कि अगर लोग हमारे पास पहले दिन अप्लाई करते हैं, हमें लगता है कि कागज में कोई कमी है, हम फर्स्ट डे उनको रिवर्ट करते हैं, सेकंड डे करते हैं, ताकि लोगों को 3-3, 4-4 महीने वेट ना करना पड़े। अगर हम पीएचडी के पूरी एक भी एप्लीकेशन हमारी पीएचडी से वायलेट नहीं होती है, अगर फर्ड के 10 दिन है, 10 दिन के अंदर इश्यू भी हो रहा है और 10 दिन के अंदर उसको रिवर्ट भी हो रहा है। अगर आरबीआई की 30 दिन की 15 दिन की 15 दिन में इशू हो रहा है,
ताकि लोगों को और हम लोगों को ये भी कहते हैं कि आप अप्लाई कर दें, उसके बाद किसी एप्लीकेंट को ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे हमारा फील्ड स्टाफ लोग खुद कॉन्टेक्ट करेगा कि आपकी एप्लीकेशन आई है, इसमें से करना है, चाहे वो डिमार्केशन को लेके हो, चाहे वो फर्ज को लेके हो, चाहे वो आरबीए कुछ भी चीज को लेके हो। और अगर लोगों को टाइम पीरियड के अंदर चीज मिल रही है, सहूलियत मिल रही है, बिना ऑफिस में आए हो, ये तो गवर्नमेंट का पूरा हमारा एक मैंडेट है कि एप्लीकेंट को घर बैठे बैठे वो चीज मिल जाए, ना ही उसको आना पड़े यहाँ। सर, क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को लेकर? बिल्कुल कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स को अगर मुझे नहीं पता क्या है उनका, पर मिसलीड तो कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेंट जब भी हमारे पास आया है हमने उनकी हेल्प भी करी है। यहाँ तक कि अगर हमने एप्लीकेंट को कहा है कि आप हमारे से चलिए स्पॉट पे, उनको लेके जाएंगे, अपनी गाड़ी में ले गए दिखाने के लिए, क्योंकि एप्लीकेंट को गाड़ी भी नहीं होती बड़ी बारी। अब एप्लीकेंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, और एप्लीकेंट अगर अप्लाई करता है हमें फर्स्ट डे, हम वापस फर्स्ट डे उसको रिवर्ट कर रहे हैं। तो अब एप्लीकेंट का इतना ध्यान रखने के बाद प्रॉपर्टी डीलर को मिसगाइड कर रहे हैं, तो वो तो नहीं गलती है। एप्लीकेंट क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को पैसे दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अब यहाँ पे आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉपर्टी को ये हो गई कि यहाँ पे एजेंट सिस्टम नहीं है कि किसी को पैसे देंगे, वो फर्ज करवाएगा या वो फाइल करवाएगा। एप्लीकेंट को खुद बोलता है, खुद हमारे पास आओ, डायरेक्टली अपनी आपको कोई क्वेरी है हमसे पूछो, हम बताएंगे। हमने यहाँ तक कि बाहर पेजेस चिपका के रखे, किसी क्या क्या कमी है कागजों की वो देखें, खुद पढ़ें, अगर नहीं समझ आता फिर हमसे बात करें। प्रॉपर्टी डीलर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की एलईडी और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 01912554 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।